हेलो बच्चों। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, हम लोग लास्ट सेशन में कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के कवर कर लिए थे। अभी जो प्रॉपर्टी है वो रेस्ट प्रॉपर्टी आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके पास होता है। तो कल हम लोगों ने लास्ट वाइन कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखा था। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। So when an electron from a lower energy of d orbital is excited to higher energy of d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of the light. तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के करस्पॉन्ड्स में जाता है, जिस रीजन में जाएगा वो हमको कलर दिखाई देगा। ये होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, मतलब डी और डी के ट्रांजिशन की वजह से होता है, मतलब डी और डी की स्प्लिटिंग होती है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, डी एंड डी का स्प्लिटिंग होता है जिसमें T2G और EG सेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वो कलर आयन देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कलर आयन नहीं देंगे। ठीक है भाई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड। कैसा लिगेंड है वो इससे हमको पता चलता है। तो कलर ऑफ 3D सीरीज एक्वेटेड मेटल आयन, अगर 3D सीरीज के मेटल्स को एक्वेट किया जाए वाटर के अंदर तो उनके कलर क्या क्या आते हैं। तो Sc3+, स्कैंडियम पे 3+, Ti4+ और जिंक पे 2+ होगा तो ये कलरलेस होगा। V2+ होगा, Cr3+ होगा, Mn3+ होगा तो ये कलर कैसा होगा? वायलेट कलर का होगा। V4 होगा, Cr2+ होगा, Cu2+ होगा, इसका कलर कैसा होगा? ब्लू। V3+ होगा, Fe2+ होगा, Ni2+ होगा, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। Ti3+ हुआ तो पर्पल, Fe3+ हुआ तो येलो, Mn2+ हुआ तो पिंक। कोबाल्ट पे 3+ और कोबाल्ट पे 2+ होगा तो कैसा होगा? ब्लू पिंक होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं, जैसे अलग अलग लिगेंड में अलग अलग कलर शो होगा। NiNH3 का होल 6 2+, इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर है। कैसा कलर है भाई? ब्लू। वहीं पे H2O लिया है तो इसका कलर कैसा हो गया है? ग्रीन। वहां पे हमने NO2 ले लिया है तो कैसा हो गया है? ब्राउन रेड कलर होगा। तो है ना, नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिगेंड पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिटरमाइंड, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। अब भाई कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कोई वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर स्प्लिटिंग भी हो सकती है। तो डी डी ट्रांजिशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ द लिगेंड, दैट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब डी डी ट्रांजिशन क्या हुआ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाएगा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही कलर, और जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही कलर कम होगा। ठीक है भाई। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब यही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है, इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है, और सबसे खास बात कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो Fe का एक कंपाउंड है जो कि एक बार +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा और एक बार +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन +2 वाले से। LOI फॉर्मेशन, LOI क्या होता है? LOI इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। LOI क्या होता है? एक होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the others। यानी एक मेटल है, उस मेटल के अंदर दूसरा मेटल वाला एटम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और बनाता क्या है? होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं LOI। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो LOI का फॉर्मेशन
कर सकते हैं। ठीक भाई। अब ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म एलॉय इजियर ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज, और वही बना सकते हैं जिनके डिफरेंस, एटॉमिक साइज का जो डिफरेंस हो वो 15% हो। कितना हो? 15% से कम हो। अब आगे देखो, 15% कम का मतलब हो गया अगर किसी का रेडियाई 100 है तो दूसरे का 85 होना चाहिए, 85 से कम हो जाए। ठीक है भाई, 85 से ज्यादा नहीं चलेगा। आगे अब कंपोजिशन कुछ का दे देते, कुछ एलॉय, जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में Cu और Sn मिला होता है, जर्मन सिल्वर में Cu Zn और Ni होता है, गन मेटल में Cu Sn और Zn होता है, सोल्डर में Sn और Pb होता है। वहीं पे स्टील की बात करेंगे तो इसमें आयरन, क्रोमियम, कार्बन, उसके बाद मैग्नीज, टंगस्टन, मोलिब्डेनम ETC मिलेगा आपको। ठीक है भाई। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वैकेंट खाली खाली जगह होता है, उन्हीं खाली जगहों में छोटे छोटे एटम्स लाइक बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्रैप कर लिए जाए। आप यूं समझिए कि आपके पास सपोज ये आपको ऐसे समझा रहे हैं, मान लो ये कंघी है, कंघी में ये आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच में खाली खाली जगह है, इस वाले में देखो और कम कम जगह है। तो ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो जाके इसके अंदर ही क्या हो जाएंगे? ट्रैप्ड हो जाएंगे। और जब ट्रैप्ड हो जाएंगे तो इन्हीं को हम लोग कहाँ पे हो रहा है? उसके इंटरस्टिशियल साइड पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन बनाते हैं भाई? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो स्मॉलर एटम्स लाइक कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। उस क्रिस्टल लैटिस के इनसाइड में क्या कर दिए जाते हैं? ट्रैप कर लिए जाते हैं आप मेटल के। और ये बनाते क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मोस्टली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बनाते हैं, कुछ स्टोइकियोमेट्रिक भी बनाते हैं, मैंने लिख रखा कुछ स्टोइकियोमेट्रिक भी बनाते हैं। मोस्टली क्या बनाते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है कि मतलब इनके रेशियो सेम हो, जैसे इनमें देखो तो 1:1 का, लेकिन इसमें देखो ये पॉइंट में है 1.7, 0.56, 0.56, तो ये होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होगा जिसमें रेशियो लगभग पैरेलल में चले। अब इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल। दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं एज कंपेयर टू मेटल। और इनके कुछ बोराइड्स ऐसे होते हैं जो कि उतने स्ट्रांग हो जाते हैं जितना कि डायमंड होता है। तो दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो अप्रोच कर लेते हैं कि वो डायमंड की तरह हो जाते हैं। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, भले से हम इसके अंदर वो एटम ट्रैप्ड हो जा रहे हैं, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं भाई, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, TiH 1.7, PdH 0.6, VH 0.56, ये हो जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक वाले हो जाएंगे TiC, Vn, Fe3H और Mn4H। तो आई होप ये आया होगा आपको समझ में। जहां पे भी किसी को डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो M2 प्लस से Mn की बात करेंगे। तो M2 प्लस Mn डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा डू नॉट शो वेरिएबल नहीं होगा, रेगुलर ट्रेंड होगा, रेगुलर ट्रेंड ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू वेरियस आयनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा ATMH लिखा हुआ है, मतलब एटमाइजेशन एनर्जी की बात करें। ठीक है भाई। तो डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी की वजह से यह रेगुलर ट्रेंड कोई नहीं दिखाते हैं कि स्कैंडियम से लेके वहां तक जाओगे तो ये घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां से E0 Mn 2 प्लस से Mn, E0 Ni 2 प्लस से Ni, E0 Zn 2 प्लस से Zn
आर मोर नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। भाई अगर हम लोग जिंक की बात करेंगे तो जिंक में क्या आता है 4s2 3d10, अगर 2 आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डी का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरा होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है किसका, Ni का। इस वजह से इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोर नेगेटिव होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कॉपर हैज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, कॉपर के पास पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होता है, उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसके पास लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, इसके वजह से कॉपर का जो ई नॉट होता है, ई नॉट वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव। वहीं पे अगर हम लोग M2 प्लस से Mn की बात कर रहे थे, अब बात करें क्या Mn3 प्लस से Mn2 प्लस का, मतलब कोई मेटल है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या डिफरेंस होगा। तो ये कहते हैं कि E नॉट Mn3 प्लस से Mn2 प्लस शोज वेरियस ट्रेंड, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वेरियस ट्रेंड करते हैं, मतलब ये भी रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाते, ये भी वेरियस करते हैं, ये भी करते हैं, बट एट कंपेयर टू दिस ज्यादा करते हैं। ई नॉट फॉर Zn एंड Mn, अगर हम लोग Zn जिंक और मैग्नीज के लिए ई नॉट वैल्यूज की बात करेंगे, आर हाई ज्यादा होते हैं ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर से बात वही आएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका करोगे तो आ जाएगा 3d10, इसका करोगे आएगा 3d5। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ई नॉट फॉर Fe एंड स्कैंडियम, ई नॉट अगर Fe और स्कैंडियम की बात करेंगे, आर लो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, Fe और स्कैंडियम के लिए इनके जो ई नॉट की वैल्यूज होती है वो लो होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। लो वैल्यू फॉर वेनेडियम, वेनेडियम के लिए इनकी लो वैल्यू होती है इज ड्यू टू के कारण, क्यों होती है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड T2Z कॉन्फ़िगरेशन इन V2 प्लस, वेनेडियम 2 प्लस पे इनका T2G कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है हाफ फील्ड के साथ में, इसलिए इनकी लो वैल्यू होती है ई नॉट की वेनेडियम के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इधर वाले जितने होते हैं वो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में होते हैं, उनके क्या होते हैं बेसिक, जैसे जैसे उधर जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं एसिडिक होते चले जाते हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, स्कैंडियम टू जिंक, हम लोग 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम टू जिंक जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ओवरऑल ट्रेंड वही हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा और बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो डिफरेंट बिहेवियर विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर आएंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में। जैसे यहाँ पे MnO को देखो, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, यहाँ पे +8/3 +3 +4 के साथ में ये एम्फोटेरिक होंगे, वहीं पे +6 के साथ में वीकली एसिडिक होगा और जबकि +7 के साथ में स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे डिफरेंट हो रहे हैं वैसे वैसे इनका नेचर भी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे बात करें स्कैंडियम से लेके जिंक तक की बात करें, इन सब के ऑक्साइड लिखा Sc2O3 TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO2, ये सब क्या होता है एम्फोटेरिक होते हैं। लास्ट वाला ZnO जो होता है जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या होता है एम्फोटेरिक होता है। बीच में बच गया Fe2O3 CO2O3 और NiO और CuO, ये कैसे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, कैसे होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग CrO3 की बात कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान दो Cr2O3 है तो एम्फोटेरिक है, और अगर हम इंडिविजुअली CrO3 की बात करेंगे ये कैसा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा एसिडिक होगा, ये बात ध्यान रखो। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड्स जो कि आपको पढ़ने हैं डी ब्लॉक के अंदर। कौन सा है, पहला हम लोग को पढ़ना है K2Cr2O7। K2Cr2O7 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर से इनका प्रिपरेशन करेंगे। क्रोमाइट ओर FeCr2O4, FeCr2O4। तो FeCr2O4 को हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक। किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई इनका क्या करना है? हम लोग ऐसे समझ लो इनकी रोस्टिंग करनी है भैया। तो ये कर लो FeCr2O4। अब यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग के पास? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेल्सियस तक इनको हीट कर दो। तो एक प्रोडक्ट बनेगा Na2CrO4 जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, दूसरा बनेगा Fe2O3 जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्किप कर जाएगा। अब वापस से Na2CrO4 को उठाओ और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दो। जब इनकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ये हो गया Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं KCl के साथ में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चला आएगा यहाँ पे, तो हो गया जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl। फाइनल स्टेप पे आपको मिल जाएगा। और यही हमको बनाना था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। किस कलर में होगा? ऑरेंज क्रिस्टल में होगा। किस कलर में? ऑरेंज क्रिस्टल में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये हो गया आपका क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज, तो ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट 699 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट 699 केल्विन होगा। ये सॉल्युबल, ये होगा सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बहुत कम, कोल्ड वाटर में थोड़ा कम डिसॉल्व होते हैं, लेकिन हॉट वाटर जैसे मिलेगा काफी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जब वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है तो उसके में ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के बेसिस पे यूज किया जाता है कि हम लोगों का सोल्यूशन कितने बाय कितने का सोल्यूशन बनाना है और कितने पे अटेंड हो रहा है। तो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल वाले में आपने करा होगा। तो यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फाइनली बात करते हैं भैया स्ट्रक्चर ऑफ, फाइनली बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये ब्रैकेट यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया K2Cr2O7। तो भाई एक तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, बाकी कोवैलेंट बनेंगे। तो K2 माने 2K प्लस को हम लोग बाहर कर दिए, तो ओवरऑल इसके ऊपर आ क्या जाएगा? 2 माइनस चार्ज। अब ध्यान दो, Cr बीच में ऑक्सीजन हो गया, और 3 ऑक्सीजन इससे लगे, 3 ऑक्सीजन इससे, 3 3 6 और 1 7, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन बीच में। जो ऑक्सीजन बीच में लगा है इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 126 डिग्री होता है, 126 डिग्री होता है। इसके बाद अगर हम लोग Cr से O की डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी कौन सा? CrO इनके बात करेंगे, तो इनमें जो CrO का डिस्टेंस होता है यानी बॉन्ड लेंथ होती है वो 179 पिकोमीटर होती है, 179 पिकोमीटर, जबकि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच की होती है 163 पिकोमीटर। क्रोमियम और सिर्फ ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 163 पिकोमीटर। और वहीं पे क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम यानी क्रोमियम से ऑक्सीजन तक की ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो 179 पिकोमीटर होती है। और CrOCr का बॉन्ड एंगल 126 डिग्री का होता है, 126 डिग्री का होता है। तो यहां तक ये पूरा हुआ, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार बारी से देख लो वापस से। K2Cr2O7 बनाएंगे क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर में हम लोग लेंगे सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, तो ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट और एक वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, वाटर सॉल्युबल Na2CrO4 और वाटर इनसॉल्युबल Fe2O3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा।
फिर इसी वाटर सॉल्युबल वाले प्रोडक्ट को उठाओगे और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से दोगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा Na2Cr4 Cr2O7 और Na2SO4 बन जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। Na2Cr2O7 को उठाओ और इसकी रिएक्शन KCl से कर दो, तो जब KCl से करोगे तो क्या बनाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेगा, जो कि किस कलर का होगा, ऑरेंज क्रिस्टल होगा, ऑरेंज रेड क्रिस्टल होगा। प्रॉपर्टीज ये हो गई, ऑरेंज रेड क्रिस्टल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट 699 केल्विन होगा, यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। तो आई होप यहां तक आया होगा समझ में। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।